भाई अगर आप इसको देखोगे मॉड जेड ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पे के बाहर लाई करता है कि नहीं? इस सर्कल की सरकमफ्रेंस के बाहर लाई करता है इंक्लूडिंग इट्स सरकमफ्रेंस। और हाफ कॉमा जीरो यहाँ कहीं आएगा, यही तो आएगा। अब आपसे पूछा गया इसकी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू यही होगी, ये वाली नहीं होगी। 3/2 आएगी। तो मिनिमम वैल्यू मॉड ऑफ जेड माइनस हाफ की कितनी आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी। 3/2 का मतलब इसके इंटरवल में लाई कर रही नहीं। सर आंसर तो बी दिया हुआ है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2 बट लेस देन 5/2। यस सर। नहीं, जेड माइनस हाफ की मिनिमम वैल्यू 3/2 ही आएगी। सर पिछले डीपीपी में यही आंसर दिया था, डी। हाँ, डी आंसर सही है, डी आंसर सही है। आंसर चेंज कर लो, आंसर इज डी करेक्ट, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 3/2 है जो कि 1 से 2 के। ऑब्वियसली इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि जेड कहाँ होगा ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैक्स वैल्यू तो इसकी डिफाइन नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमेशा 3/2 मेंटेन होगी जब जेड यहाँ होगा, है कि नहीं? तो अगर वो जेड भी पूछा जाएगा तो वो जेड भी आप बता सकते हैं, जेड इज इक्वल टू 2, है कि नहीं? जब जेड की वैल्यू 2 होगी तब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, और वो कितनी होगी? 3/2, और वो किस इंटरवल में होगी? 0 से 1। तो आंसर सही कर लीजिए, सेकंड का आंसर जो है वो डी है। ओके, यस सर। सर फोर्थ वाले में बी आ रहा है एक बार तो। प्योरली इमेजिनरी में दो कंडीशन पे क्वेश्चन हो सकता है, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो प्योरली इमेजिनरी, z इक्वल टू माइनस जेड बार, और तो दो काम आप कर सकते हैं। या तो आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर दो कि उसका रियल पार्ट क्या हो जाए, 0। या तो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, या क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा कि जेड किसके बराबर होगा, जेड बार माइनस जेड बार। दोनों, हाँ दोनों में से नहीं, प्योरली इमेजिनरी ना, मतलब रियल पार्ट 0। अच्छा हाँ, जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार, मतलब जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड हो जाए ना। देख लो आराम से। तो दोनों में से कोई कॉन्सेप्ट आप लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि यही लगाओ, अब इस क्वेश्चन में ये लगाना आसान पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि जेड का इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट निकालना आसान है। 2 + 3i sin थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 - 2i sin थीटा है, तो इसी का कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 + 2i sin थीटा और 1 + 2i sin थीटा। अब हमें इसका रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट ऑफ जेड तो निकालना इसमें आसान होता है। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 sin थीटा से, तो 4 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा ना, बोलो। नहीं सॉरी, गड़बड़ कर दिया। रियल पार्ट हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, रियल पार्ट से मल्टीप्लाई 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, इसी को उठा के 0 कर देंगे। तो यहाँ से जो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1/3 आ जाएगी। इसका मतलब sin थीटा जो है वो ±1/√3 आ जाएगा, ऐसा। तो आंसर तो बी आ रहा है, ठीक तो है? हाँ सर, डी दिया है। बी 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 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, फोर्थ का आंसर बी सही है। सर क्वेश्चन 3 जो है उसमें मेरा सर देखिए, इसमें तुमने यही किया होगा कि मॉड ऑफ z1 - 2z2 अपॉन 2 - z1 z2 बार, इसको 1 किया होगा क्योंकि यूनिमॉडुलर है। हाँ सर मॉड ऑफ z - 2z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 - z1 z2 बार किया होगा। अब हमने ये इसमें सर पढ़ा है ना स्क्वायर, कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जो है वो z इंटू जेड बार होता है। हाँ सर स्क्वायर कर दिया था ऊपर। स्क्वायर करके दोनों जेड बार लगा दोगे। हाँ, सर जैसे इसके आप बाद जेड आ बार रहा है z1 बार मॉड इक्वल z1 स्क्वायर प्लस 4 मॉड z2 स्क्वायर, यही आ रहा होगा। और साथ में आ रहा होगा तुम्हारा z1 यानी कि -2 z1 z2 बार, बोलो। और साथ में आ रहा सर होगा ये पूरा सॉल्व कर चुका हूँ। -z1 बार 2 z2, ये यहाँ आ रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ आ रहा होगा 4 प्लस मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर, और यही चीज यहाँ रिपीट कर रही होगी -2 z1 z2 बार -2 z1 बार z2, ये कैंसिल हो गया होगा, यही किया होगा। अब ये आया होगा मॉड z1 स्क्वायर प्लस 4 मॉड z2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर, इसी को आपने फैक्टराइज किया होगा, यही किया होगा ना। तो यहाँ से आया यस होगा सर, मॉड z1 स्क्वायर -4 एक फैक्टर में, और दूसरे में आया होगा क्या? मॉड z2 हाँ, मॉड z2 माइनस स्क्वायर -1, नहीं 1 माइनस मॉड z2 स्क्वायर था। 1 - मॉड z2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं हो सकता ना, क्वेश्चन में यही तो गिवन है।
क्वेश्चन में गिवन है कि Z2 यूनिमॉडुलर नहीं है, तो इसका मतलब मॉड Z2 कभी 1 नहीं हो सकता। अब ये 1 हो नहीं सकता और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब इसको सर्टेनली क्या होना पड़ेगा, हाँ सर समझ गया। मॉड Z1 स्क्वायर इज 4, मतलब मॉड Z1 इज 2, यानी Z1 एक सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका रेडियस कितना है, √2। यस सर। अरे तो ये यहाँ तक तुम पहुंच गए हो, तो ये चीज तो यही, तभी तो ये, अगर भाई दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों पॉसिबल है ना, बट कहा गया कि एक पॉसिबल नहीं है, तभी तो दूसरा 100% पॉसिबल है। हाँ चलिए और बताइए भाई, जेड किसके टर्म में आएगा, डब्ल्यू के टर्म में आएगा कि नहीं, ये बताओ। यस यहाँ W से, के टर्म। हाँ यहाँ आएगा 5W माइनस WZ इज इक्वल टू 5 + 3Z, बोलो। अब यहाँ से अगर आप Z कॉमन तो करोगे तो आएगा 3 5WZ होगा। + W 5, अच्छा यहाँ 5 भी रहेगा, है ना। यहाँ से तब तुम क्या कॉमन करोगे, Z कॉमन करोगे तो 3 + 5W आएगा, ऐसा बोलो। Z कॉमन करेंगे तो Yes, sir. 3 + 5W यहाँ बचेगा और 5W - 5 यहाँ बचेगा, अभी ठीक है। तो Z आएगा Yes, sir. 5W - 1 अपॉन 3 + 5W, ये है, दोनों साइड मॉड ले लो और ये मॉड 1 से छोटा कर दो। यहाँ तक पहुंच गए कि नहीं, बताओ। तो अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 25 मॉड ऑफ W - 1 का स्क्वायर इज लेस देन मॉड ऑफ 3 + 5W का स्क्वायर। तो 25 मॉड W स्क्वायर, बोलो भाई, इसको ओपन करेंगे ना तो W -1 W बार -1 लिखेंगे, हाँ या ना, Yes. -25W बार -25W, बोलो भाई, और साथ में प्लस का 25, क्या ये सही लिखा है मैंने, देख लो। यहाँ से आएगा 9, बोलो भाई, और प्लस 25 मॉड W का स्क्वायर, और मतलब ये हो जाएगा ना 3 + 5W और 3 + 5W बार, सब प्लस में ही रहेगा मेरे हिसाब से ना। अरे हाँ या ना बता दो। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके बाद, 15 + 15W और प्लस 15W बार। अब ये कैंसिल हो गया यहाँ से, दिखा सबको कि नहीं, बताओ। और बाकी सबको एक तरफ ले आओ, जब बाकी सब आप एक तरफ ले आओगे उठा के, तो ये क्या बन जाएगा, 40 कॉमन। देखो भाई सब लोग, 40 कॉमन आ रहा है कि नहीं, अरे हाँ या ना, W + W बार, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, बोलो, 16 से। सही लिख रहा हूँ कि नहीं मैं, देखो। अब W + W बार बाई 2 कर देंगे हम यहाँ पे, बोलो, याद है आपको। रियल पार्ट आता है। अगर रियल पार्ट ऑफ W निकालना हो तो होता है W + W बार बाई 2, बोलो भाई। तो इसको हम 2 टाइम्स ऑफ, यानी Yes. 80 रियल पार्ट ऑफ W जो है वो ग्रेटर आएगा 16 से। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ W किससे ग्रेटर होगा, 1 से। है कोई ऑप्शन, C. समझ गया कि नहीं क्या हुआ, बताओ भाई। तो बस W Yes, निकाल समझ के गया। उसका मॉडुलस निकालना था और उसी को आप सिंप्लीफाई कर देना था, उसी को आप आगे प्रोसीड करते चले जाते, आंसर आ जाता। समझ गए कि नहीं भाई सब लोग, बोलो। यस Yes. सर। इमेजिनरी पार्ट जेड में दिया है ना क्वेश्चन का, तो Yes, sir. हाँ, तो बस यहाँ x की जगह वो z था, बस ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे x की जगह क्या है बेटा, z है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो इसी z को हम क्या रख देते हैं, x + 10y, सॉरी 10i। 10i क्यों रख देते हैं बताओ, क्योंकि क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Imaginary z part दे 10. रखा है 10। नहीं समझे मेरी बात, तो बस इसी को यूज कर लेते हैं। अब ये रख दो, तो 2x + 20i - n अपॉन 2x + 20i + 2 इक्वल टू 2i - 1 आ रहा है, बोलो। अब क्या किया, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे हिसाब से कर दें इधर और फिर कंपेयर मार दें, यस सर। यही किया होगा, अगर किया होगा किसी ने तो। यस सर, यही किया। तो 2x - n 20i इज इक्वल टू -1 + 2i, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2x + 2 + 20i से, यही किया है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, -2x + 2 -40 प्लस i टाइम्स ऑफ -20 और प्लस 2x, यानी 2x + 2 × 2। देखिए जरा, अब दोनों को उठा के कंपेयर कर दो, तो इसका मतलब 2x - n किसके बराबर आ गया, देखो जरा।
-2x -2 -40 के, ये पहला रिलेशन आ गया। और 20 किसके बराबर आ गया? -20 और +4x +4 के। तो यहाँ से ये बना 40, ये बना 36, तो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया? 36। 36 आ रहा है ना? यस सर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। 9। अब x की वैल्यू 9 उठा के पहली इक्वेशन में रख दो। सर रियल पार्ट ऑफ z तो 10 दिया है सब में। रियल पार्ट ऑफ z 10 दिया है, हाँ 9 आ रहा है यार, लेकिन कुछ गड़बड़ किया क्या कैलकुलेशन? देखो क्वेश्चन तो वैसे यही है। हाँ भाई अब जरा चेक करिए अब सही हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे +n कर लो, तो यहाँ पर 2x + n आएगा, यहाँ पर भी 2x + n आएगा, यहाँ पर भी 2x + n आएगा। अब जब कंपेयर करोगे तो 2x - n = 40 आएगा और -20 + 4x + 2n आएगा क्या यहाँ पे? देखो अब इक्वेशन Yes, दो sir. बनेंगे। अब दो इक्वेशन आपके सामने ये दोनों बन के आएंगी। अब दोनों को जरा सॉल्व करो, देखो अब आंसर आ रहा है कि नहीं। तो पहली इक्वेशन अगर आप देखोगे तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा ना, और पहली इक्वेशन Yes. से अब क्या आ जाएगा? 4x इज इक्वल टू -40। तो अब x की वैल्यू -10 आ रही है, देखो जरा सा आ रही कि नहीं। हाँ sir. और ये x की वैल्यू -10 जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो कितना आ जाएगा? 40। तो n की वैल्यू अब आ जाएगी, बोलो। 40 आ जाएगी सर। 2n इज इक्वल टू 80, तो n की वैल्यू अब 40 आ जाएगी। तो n 40 है सी आ जाएगा। और रियल पार्ट ऑफ -10 है। -10 और 40, सी आंसर है। देखो सी है ना आंसर, बोलो भाई। Yes sir. यस सर। अब समझ में आया ना, ये एरर यहाँ थी एक्चुअली, यहाँ होना चाहिए z और यहाँ होना चाहिए n। अब आ जाएगा। समझ गया सर, समझ गया। गुड गुड। बाकी तो क्वेश्चन में तो कुछ खास करना ही नहीं था, बस z को हाँ x सर। + i y रख के सॉल्व करना था। क्वेश्चन में बहुत टफ तो काम था ही नहीं। बस इसमें आप यही करेक्शन करके, बस जब भी इस तरह की सिचुएशन दिखे ना तो आप इसको ओमेगा की फॉर्म में चेंज कर लो। अब यहाँ पे क्या है कि ओमेगा में आई के साथ √3 वाला टर्म होना चाहिए, उसको लाने के लिए यहाँ i² इन्वॉल्व कर लो। अब आप i - i कॉमन करोगे तो ये वाला टर्म ओमेगा बन जाएगा। अब z को सीधे सीधे -i ओमेगा रख के सॉल्व कर देना, इसके बाद पावर 9 करके आंसर लिख देना। ये काम करना, करेक्शन बस वो वाला कर लीजिएगा। करते हैं भाई, इसमें सिंपल सी बात है, x² + x + 1 = 0। इसके रूट क्या होते हैं? ओमेगा या ओमेगा²। तो हम z0 को क्या मान लेते हैं? ओमेगा मान लेते हैं भाई, कोई भी एक रूट सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो z की वैल्यू क्या आ रही है? 3 + 6i z0 की पावर 81 है क्या, और -3i z0 की पावर 93। 81 3 से डिवाइड हो रहा है तो 1 ही हो गया, बोलो। तो 3 Yes sir. + 6i, अच्छा इसकी पावर ओमेगा की पावर 93 करोगे तो कितना बार डिवाइड होगा? हो जाएगा। ये भी 1 ही हो जाएगा Yes. ये तो। Yes. तो ये कितना आ जाएगा? 3 + 3i, क्या बोलते हो? तो अगर z 3 + 3i है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना है? π/4 है कोई ऑप्शन? ए हाँ तो है आंसर, क्या हो गया? Sir, वो मैंने गलती कर दी. आ गया कि नहीं बताओ भाई। Yes sir. Yes तो sir. बस x² + x + 1 का रूट लेना था सीधे। x² + x + 1 का रूट ओमेगा और ओमेगा² होता ही है। मतलब कई बार कई जगह ये चीजें लिखी होंगी, जैसे कहीं लिखा हो कि नॉन रियल रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा हो तो इसका मतलब आप क्या लोगे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसका मतलब आपको रूट क्या लेने हैं? या तो ओमेगा लेना है Omega या omega square. ओमेगा² लेना, दो में से कोई एक रूट लेना, अगर नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात की जा रही है तो। ये है पाई की तरह सॉल्व करो। तो इसमें हमने वही काम किया, z को नॉन जीरो है ये, तो इसको हमने x + i y मान लिया, z² निकाल लिया, तो x² - y² + 2xy है। इसको पूरा सब निकाला तो रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। कहा गया प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट उठा के 0 कर दिया। क्योंकि y की वैल्यू नॉन जीरो दे ही रखी है तो यहाँ से 2x + 1 यानी x की वैल्यू माइनस आप आ जाएगी। अब a की वैल्यू तो यही आ रही है, a की वैल्यू क्या आ रही है? a तो रियल है ना, तो इमेजिनरी पार्ट 0 तो रियल बचा ये। अब यहाँ x को माइनस आप रखा तो ये आ गया। इससे हमने जस्टिफाई किया कि y तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो y² हमेशा 0 से बड़ा होगा। यहाँ से a हमेशा 3/4 से छोटा आएगा, तो a
ये सारे 3/4 से छोटे हैं तो लिए जा सकते हैं, बट ये नहीं लिया जा सकता, इसलिए आंसर नहीं दिया। ठीक है, x प्लस आई वाई रखने से ज्यादा जल्दी हो जाता है। ओके भाई, दो रास्ते हैं, या तो आप x को किसी क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया जाए कि मॉड z इज इक्वल टू 1 है, अगर किसी भी क्वेश्चन को मेंशन, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के दो वे होते हैं। या तो आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर z को e की पावर i थीटा ले लो, क्योंकि इसका मॉडुलस 1 होता है, और पूरा क्वेश्चन थीटा के टर्म में सिंप्लीफाई करके जो काम करना है कर डालो। पहला वही समझ में आया। या दूसरा तरीका क्या होता है कि मॉड z अगर 1 है तो मॉड z स्क्वायर 1 होगा, यानी कि 1 जहां जहां लिखा हो उसको z z बार लिख दो। ये दो वे होते हैं इस स्टेटमेंट को यूज करने के, अगर किसी क्वेश्चन में दिया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मॉड z 1 लिखा हो तो या तो z को e की पावर i थीटा मान के क्वेश्चन प्रोसीड कर जाओ, या फिर z z बार लिख दो। अब दोनों में से कोई भी प्रोसीड आप कर सकते हैं। तो देखो जरा, मान लो हम पहला वाला लगाते हैं, दूसरा वाला लगाते हैं, तो z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर था, तो इसको z, इसको हम लिख देते हैं z z बार, लिख सकते हैं कि नहीं, और माइनस जेड स्क्वायर, तो ये आ जाता 1 अपॉन z, कॉमन लेके कट जाता, z बार माइनस z आता कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ या ना? अच्छा, 1 अपॉन Yes, sir. z बार माइनस z का मतलब क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी हो गया है। तो Yes, sir. भाई ये तुरंत क्या आ गया? प्योरली इमेजिनरी। ये समझ में आया कि नहीं, बताओ? इसका मतलब कहाँ लाई Yes. करेगा? प्योरली Y इमेजिनरी axis. मतलब वाई एक्सिस पे। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया कैसे सिंप्लीफाई किया? बताओ भाई। सीधा हमने 1 को जेड जेड बार लिखा, x प्लस आई वाई कुछ रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 को जेड जेड बार लिखा और क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम e की पावर आई थीटा से करते तो भाई हम z को e की पावर आई थीटा लिख देते, 1 माइनस जेड स्क्वायर को e की पावर आई टू थीटा लिख देते कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ या ना? अच्छा, ये बन जाता e की पावर आई थीटा। अच्छा, अब दो रिजल्ट और हैं, 1 माइनस e की पावर आई टू थीटा अगर आ गया तो इसको आप क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस टू थीटा माइनस 2i साइन, सॉरी, आई साइन टू थीटा। क्या बोलते हो? तो इसको आप क्या लिखोगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2i साइन थीटा कॉस थीटा। पूरे से क्या कॉमन दिख रहा है, ये बताओ? क्या पूरे से 2 साइन थीटा कॉमन दिख रहा है? बोलो। Yes. अंदर क्या बच रहा है? साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा। हाँ या ना? अच्छा, यहाँ पर आप इसको माइनस आई स्क्वायर लिख दो, कोई प्रॉब्लम? यहाँ से पूरे से एक माइनस आई और कॉमन, और अंदर ये e की पावर आई थीटा बन रहा है कि नहीं, बताओ? अरे Yes. हाँ या ना? यही चीज जब उठा के आप रखोगे तो माइनस 2i साइन थीटा e की पावर आई थीटा आ जाएगा। अभी भी 1 अपॉन माइनस 2 साइन थीटा इंटू आई आ रहा है कि नहीं? प्योरली इमेजिनरी आ रहा है, यानी कहाँ लाई कर रहा है? y एक्सिस। आप समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे लेना था? बोलिए भाई। तो दोनों रास्ते हैं, जब भी आपको इस तरह की कोई भी सिचुएशन दी जाएगी तो आप इन दोनों में से कोई एक रास्ता यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में मॉड z इज इक्वल टू 1 दिया है तो या तो आप z को e की पावर आई थीटा रखेंगे, उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, या फिर आप ये रखेंगे, इससे क्वेश्चन। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? हाँ या ना? बोलिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलो भाई। समझ Yes, गए sir. सब लोग कि नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो Yes, बताओ। sir. अच्छा, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने दो चीजें और दिमाग में सीखी। क्या? अगर हमें 1 माइनस ई की पावर आई थीटा को रिजोल्व करना हो तो ये होता है माइनस आई 2 साइन थीटा बाई टू ई की पावर आई थीटा बाई टू। अभी आपने प्रूव किया ये, Yes, sir. देखा कि नहीं? अच्छा, यहीं पे अगर आपको 1 प्लस ई की पावर आई थीटा करना हो तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 प्लस, यहाँ 1 प्लस, यहाँ भी सब प्लस। बोलो। तो ये कॉस में आएगा, ये भी कॉस में, तो क्या है रिजल्ट? 2 कॉस थीटा बाई टू ई की पावर आई थीटा बाई टू आएगा। चेक करिए। नहीं समझे? हाँ सर। अगर हम 1 प्लस ई की पावर आई थीटा को रिजोल्व करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ही तो लिखेंगे। ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये बन जाएगा 2 आई साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। यहाँ से हम 2 कॉस थीटा बाई टू कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा? कॉस थीटा बाई टू प्लस आई साइन थीटा बाई टू। अब ये क्या बन जाएगा? 2 कॉस थीटा बाई टू इंटू ई की पावर आई थीटा बाई टू। देखो क्या सही लिख रहा हूँ मैं, ये बताओ। अरे हाँ या ना जवाब दो भाई, सही लिखा है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. समझ गए होंगे सब लोग क्या लिखना था, बताइए। Yes, sir.
बस ये दो रिजल्ट भी हैं जिनका यूज हो जाता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन यूज कर लेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। मेन में नहीं, एडवांस बात है कि नहीं। तो सिंपल सी बात थी, आपने इसी को देखा, डायरेक्ट आप जेड को एक्स प्लस आई वाई रख देते, बट ये यहाँ के बाद एक्स प्लस आई वाई में ये चीज लिखना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा ना, क्योंकि जेड जेड बार सीधा मॉड जेड स्क्वायर बन जाएगा दोनों केसेस में, और मॉड जेड स्क्वायर सीधा आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे। अब जेड को अगर एक्स प्लस आई वाई और जेड बार को एक्स माइनस आई वाई लेंगे तो जेड प्लस जेड बार स्क्वायर भी 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, दोनों का प्रोडक्ट 175 होगा। हाँ या ना। अब जब दोनों को स्क्वायर में आप ब्रेक करेंगे तो 175 को 35 इंटू 5 रखोगे तो ये इंटीजर आएगा नहीं, बट 25 इंटू 7 रखोगे तो इंटीजर आएगा। बस इसी इंटीजर से x प्लस माइनस 4 वाई प्लस माइनस 3 हो जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, उसका एरिया आप निकाल दीजिएगा। 4 और -4 के बीच की डिस्टेंस 8, 3 और -3 के बीच की डिस्टेंस 8। ओके, नहीं समझे? यस सर। जेड एंड जेड बार स्क्वायर, जेड एंड जेड बार स्क्वायर, वही है, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, बट ठीक है चलो ऐसे ही कर लो, ये ज्यादा सही भाई। सर डी दिया है। हाँ, इसमें जो है ना, सीखने वाली बस एक चीज है, ये तो आप समझ गए कि 1 प्लस आई की पावर n1, आई क्यूब क्या हो जाएगा 1 माइनस आई की पावर n1। ऐसे अगला वाला टर्म क्या है, 1 आई की पावर 5 आई हो गया, और आई की पावर 7 माइनस आई हो गया। अब ये जो है प्योरली रियल होता है हमेशा, ये भी प्योरली रियल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो n1 भी पॉजिटिव होना चाहिए और n2 भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये एक फैक्ट है कि z की पावर n प्लस z बार की पावर n कहीं भी लिखा हो, n कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये हमेशा प्योरली रियल होता है। समझ गए कि नहीं बताओ? z, क्योंकि भाई ऑब्वियसली इसको e की पावर r की पावर n इंटू e की पावर आई एन थीटा लिखोगे, इसको लिखोगे r की पावर n e की पावर माइनस आई एन थीटा। तो यहाँ से 2r की पावर n क्या बचेगा, cos n थीटा ही तो बचेगा, बोलो, क्योंकि साइन वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमेशा प्योरली रियल होता है। अब देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है जेड प्लस जेड बार, ये लिखा हुआ है जेड माइनस जेड बार, और ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं, एन कोई भी इंटीजर हो फर्क नहीं पड़ता, एन कोई भी इंटीजर हो फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। अब चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, खत्म। नहीं समझे? n1 n2 के बराबर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, n1 n2 प्लस 1 हो, n1 n2 माइनस 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये हमेशा प्योरली रियल आएगा ही फॉर ऑल n1 एंड n2 पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव सॉल्यूशन की बात है। क्यों, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका यूज कई बार कई जगह क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में हो जाता है। ये हमेशा प्योरली रियल होता है। समझ रहे हो कि नहीं बताओ भाई? यस सर। अगर मतलब कहीं इसको आपको एज अ रिजल्ट लिखना हो तो आप ऐसे लिख भी सकते हो कि z की पावर n प्लस z बार की पावर n इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड z की पावर n इंटू कॉस ऑफ n थीटा, जहाँ पे थीटा का मतलब क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट। n जो है वो कोई भी इंटीजर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है ना? ये रिजल्ट ऑलवेज है। इंटीजर क्या रैशनल भी होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो रैशनल पावर ले लो। इंटीजर से बेटर वर्ड अगर यहाँ आप लिखना चाहो ना, रैशनल भी कर लोगे चलेगा, क्योंकि साइन वाला पोर्शन तो हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और डिमोवर थ्योरम से ऑलवेज रिजल्ट वैलिड है। ठीक है भाई? यस सर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बोलो। तो अगर आपको Yes, 1 sir, yes, sir, अपॉन लिख सकते हैं। z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3 का मॉड चाहिए, और आपको मॉड z1 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब मॉड z1 स्क्वायर भी तो 1 होगा, इसका मतलब z1 बार भी तो 1 होगा। तो 1 बाई z1 को आप z1 बार लिखने कोई प्रॉब्लम? तो यही बन गया z1 बार, ये बन गया z2 बार, ये बन गया z3 बार। यहाँ से ये क्या बन गया, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का बार, और मॉड z और मॉड z बार में कोई डिफरेंस होता नहीं है, ये बन दिया हुआ है, खत्म। नहीं ठीक है सर। तो बस वही रिजल्ट सीधा उठा के यूज करना था। ये ध्यान रखिएगा, मतलब अगर कहीं दिया हो कि मॉड जेड आर है, उसका मतलब जेड 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 बार आर स्क्वायर के बराबर है, सही है ना?
तो 1/z को आप क्या लिख सकते हो, z बार बाई r स्क्वायर, नहीं लिख सकते, बताओ। ये यानी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 1/z को आप z बार बाई मॉड z स्क्वायर बोल सकते हो, वही लिखा है मैंने। नहीं समझ रहे, समझ रहे होगे। असल में देखो, जो वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर एबीसी सब कॉम्प्लेक्स नंबर, यूवीडब्ल्यू सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर जो है वो कैसा है, आर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहले से अगर आप आर की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, आर निकालो ना, आर कितना आ रहा है पहली वाली इक्वेशन से, C minus A upon B minus A. c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। दूसरी वाली इक्वेशन से आर निकालो तो आएगा w माइनस यू अपॉन v माइनस यू, आएगा कि नहीं यार। अच्छा, आर तो सेमी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब c माइनस ए बी माइनस ए इक्वल टू डब्ल्यू माइनस यू अपॉन वी माइनस यू। अब ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आपने पढ़ा है ना कि अगर z1 z2 के बराबर हो तो क्वेश्चन दो अप्रोच से सॉल्व होते हैं। एक रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के बराबर हो। एक ये अप्रोच होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। दूसरी अप्रोच क्वेश्चन सॉल्व करने की होगी कि मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 हो एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल टू क्या हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। दूसरी अप्रोच क्वेश्चन सॉल्व करने की होगी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो। इन दो में से किसी एक अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व होगा हमेशा, नहीं समझे। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इन दोनों में से किसी एक अप्रोच से हमेशा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बताओ, एबीसी ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों इक्वल हैं, तो दोनों का मॉडुलस इक्वल होगा कि नहीं। इसका मतलब मॉड ऑफ c माइनस ए इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस ए और मॉड ऑफ w माइनस यू अपॉन मॉड ऑफ v माइनस यू होगा कि नहीं, बोलो। इसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ c माइनस ए अपॉन b माइनस ए इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ w माइनस यू अपॉन v माइनस यू होगा। अब मॉड अगर आप ट्रायंगल बना लो, कैसे, वही a फिक्स कर दो और ये bc ले लो, बोलो भाई। और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लो, u यहाँ कर दो और v और w ले लो। अब बताओ, ये दोनों एंगल सेम है आर्ग्यूमेंट, और इनका रेशियो सेम है कि नहीं। c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू डब्ल्यू माइनस यू अपॉन वी माइनस यू। इन दोनों साइड का रेशियो सेम है, उनके बीच का एंगल सेम है। दो साइड का रेशियो एंगल सेम है, यानी दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, बताओ, सिमिलर है कि नहीं है। बस खत्म, ये है तरीका। तो कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर दिए हो तो सिर्फ एक्स वाई बराबर करने से अप्रोच नहीं होती है, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की भी अप्रोच होती है। अब आर कॉमन कॉम्प्लेक्स नंबर था, बस उसी को इक्वल कर दिया था उठा के, खत्म। तो ये मॉडुलस का रेशियो सेम आ गया, आर्ग्यूमेंट यानी बीच का एंगल भी सेम आ गया, खत्म। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन बन रहा हो तो बताइए। समझ गए कि नहीं भाई। यस सर, समझ गया। गुड, आगे बताइए नेक्स्ट। सो 46 का आंसर नहीं आ रहा था। ट्रिग्नोमेट्री में चला आता है भाई। अगर आप z की पावर 2m माइनस 1 करो, बेसिकली आपने e की पावर थीटा की पावर 2m माइनस 1 किया ना, और फिर आपने इसका इमेजिनरी पार्ट देखा, तो ये क्या आ गया, साइन ऑफ 2m माइनस 1 इंटू थीटा आ गया कि नहीं, बस ये बताओ। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। हाँ भाई, अब जिनका डाउट था क्या उनको समझ में आया। यस सर। अब ये सीरीज क्या बन रही है बताओ, साइन थीटा साइन 3 थीटा से लेके कहाँ तक जा रही है, साइन 29 थीटा, टोटल 15 टर्म्स है। अब इसका सम आपने ये तो रिजल्ट पढ़ा होगा ना आपने, साइन ए प्लस डी से लेके साइन ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, याद है किसी को रिजल्ट। सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, साइन नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन डी बाई 2, चूंकि साइन का सम है तो साइन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बाई 2। याद आया कि नहीं, बताओ। यस सर। यस सर। बस यही रिजल्ट उठा के यहाँ लगा दीजिए, कर लेंगे कि नहीं, अब बताओ। अब जैसे आप ये रिजल्ट लगाओगे तो क्या आएगा, साइन इंटू 15 थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, क्या बोलते हो, नहीं 2 थीटा है ना ये तो, डी इसका, बोलो भाई, डी इसका कितना है, 2 थीटा है ना। तो साइन 15 इंटू 2 थीटा बाई 2 और फिर साइन 2 थीटा बाई 2, और यहाँ आ जाएगा साइन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 थीटा बाई 2, ये आंसर आ गया। अब बस थीटा की वैल्यू उठा के 2 डिग्री रख देनी है आपको,
हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब इसके बाद थीटा को सीधा क्या रख देना है उठा के 2 डिग्री, जैसे ही रखोगे आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, मैं करूं इसके बाद बताओ। हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट बताइए आफ्टर 40 46। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो उसका ये मतलब होता है, मतलब Z1 एंड Z2 आर कॉन्जुगेट ईच अदर। तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये कंडीशन लगती है, ये ध्यान रखिएगा बस। उसमें उसको उठा के जीरो नहीं कर देते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. ये बन जाएगा माइनस ओमेगा की पावर n और ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। बोलो। यस सर। तो यहाँ से तो -1 की पावर n तो पूरे से आई आई, ओमेगा की पावर n, -1 की पावर n और ओमेगा स्क्वायर की पावर n, यानी n जो है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए। 3 का। पहली चीज n इवन होना चाहिए, या n ऑड भी चलेगा, क्योंकि दोनों से -1 की पावर n तो कॉमन आ ही रहा है ना। सही है, n कोई भी इंटीजर हो चल जाएगा ना। और n जो है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। बोलो। Yes, sir. तो मल्टीपल ऑफ 3 में पहला इंटीजर 3 बनेगा, खत्म। देखो 3 रख दोगे आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा बोलो। Yes, sir, आ गया। समझ गए ना। गुड। और बताओ नेक्स्ट। सर 40 बात भाई, जब आप nth रूट ऑफ यूनिटी करते हो तो इसको 1 लिखते हो ना, और इसी 1 को आप लिखते हो e की पावर i 2k पाई। तो ये जो z आता है वो आ जाता है e की पावर i 2k पाई बाई n, जहाँ पर k की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 से लेके n-1 तक। ये nth रूट ऑफ यूनिटी होता है। अब यहाँ पे कोई भी दो रूट लोगे तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, एंगल का डिफरेंस, वो 2k पाई का ही तो मल्टीपल आएगा। सोचो भाई, अगर आप पहला रूट लोगे तो e की पावर i 0 लिखोगे, दूसरा रूट लोगे तो e की पावर i 2 पाई बाई n लिखोगे, तीसरा रूट लोगे तो e की पावर i 4 पाई बाई n लिखोगे, चौथा रूट लोगे तो e की पावर i 6 पाई बाई n लिखोगे। याद आ रहा है कि नहीं। ऐसे जो nth रूट लोगे तो e की पावर i 2 n-1 पाई बाई n लिखोगे। तो कोई भी दो रूट अगर आप लोगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा, उसका जो डिफरेंस होगा, वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा बताओ। 2r पाई बाई n, यही पाई बाई 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब r जो है वो किसका मल्टीपल होगा, 4n का। बोलो, जाके कोई भी इंटीजर होगा। तो n/4। n बाई नहीं, n जो है वो 4 का मल्टीपल होगा, आप समझे। हाँ। n जो है वो 4 का मल्टीपल होगा। अभी यस ठीक है सर। तो, अभी ठीक है तो ये दिखा सबको कि नहीं, कोई भी दो कंजिक्यूटिव अगर लोगे तो उनके बीच का गैप 2 पाई बाई n आता है, हाँ या ना। तो अब यहाँ पे Z1 Z2 रूट दिए हुए हैं तो n4 का ही मल्टीपल आएगा, क्योंकि Z1 Z2 तो कोई भी दो रूट हो सकते हैं ना। ये नहीं कहा गया कि ये कंजिक्यूटिव रूट है, बट ये कहा गया कि कोई भी दो रूट है, कोई भी दो रूट है तो उनके बीच का एंगल डिफरेंस 2k पाई बाई n तो होता ही है। आप समझ जाओगे जिनका डाउट होगा। बोलिए भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली रियल है। तो इसका मतलब अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z कह दें, 3 + i sin थीटा अपॉन 4 - i cos थीटा, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होना चाहिए, यही तो है। अब इसका इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालोगे, इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करेंगे भाई, बोलो। मल्टीप्लाई। याद आ रहा है सबको कि नहीं। तो Yes. इसको अभी मल्टीप्लाई करना आपने सीखा ही है, तो 3 cos थीटा और +4 sin थीटा अपॉन 16 + cos स्क्वायर थीटा, यही आता है शायद, देखो हाँ Yes, या sir. ना। इसका मतलब यहाँ से जो है 3 cos थीटा +4 sin थीटा कितना आ जाता है, 0। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, -3/4। आ गया कि नहीं बताओ। अरे हाँ या ना। अब z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है sin थीटा + i cos थीटा, तो इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा, बोलो। tan इनवर्स ऑफ cos थीटा बाई sin थीटा। याद आ रहा है कि नहीं बताओ भाई।
नहीं समझे? याद आया tan इनवर्स मॉड y बाई मॉड x करते हैं, बताओ भाई, सोच के जवाब Yes, दो। sir. अच्छा, अगर tan थीटा की वैल्यू -3/4 आ रही है तो इसका मतलब आप किस किस क्वाड्रेंट में हो सकते हैं? या तो आप सेकंड में हो सकते हैं या आप फोर्थ। फोर्थ में हो सकते हैं। अच्छा, सेकंड में होंगे तो sin थीटा कितना होगा क्विक, और cos थीटा कितना होगा? cos थीटा कितना होगा जल्दी बताओ, कितना होगा? -4/5। -4/5. -4/5। अच्छा, अगर आप फोर्थ में होंगे तो sin थीटा कितना होगा? -3/5। और cos थीटा कितना होगा? 4/5. 4/5। अब आर्ग्यूमेंट बताओ क्या क्या होंगे। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको sin थीटा cos थीटा x और y ट्रीट कर लेते हैं। तो अगर ये वाला क्वाड्रेंट लोगे, ये वाला पहला वाला केस लोगे, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट आप कैसे निकालते हैं, याद है आपको? अगर z आप x प्लस आई वाई लें और x कैसा हो, पॉजिटिव, और y निगेटिव हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है x पॉजिटिव y नेगेटिव। नहीं, x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ। बोलो। यस सर। Yes, sir. तो जो उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है वो क्या होता है? माइनस ऑफ थीटा। याद है, जहां पे थीटा का मतलब होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। याद होना चाहिए आपको ये बात। अब यही देखो, थीटा मॉड ऑफ y बाई एक्स करोगे तो वो शायद tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स करेंगे तो शायद वो 4/5 आ जाएगा। देखो, अरे बोलो भाई, मॉड ऑफ y बाई एक्स करोगे तो tan इनवर्स 4/3 आएगा। यहाँ से आंसर आएगा -tan इनवर्स 4/3। है कोई ऑप्शन, ये बताओ, है कोई ऑप्शन? नहीं। अब आओ, अगर साइन थीटा, अगला वाला केस देखो, अगर साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव है और कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड हुआ। बोलो। तब जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होता है? वो होता है पाई माइनस थीटा। अब थीटा तो आपने निकाल ही लिया, तो पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये बात दिखी कि नहीं? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में फंसोगे तो आपको यही सेम काम करना है। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा हमेशा। नहीं समझ रहे हो? मतलब अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वाड्रेंट के बारे में श्योर हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में है, तो उसका आर्ग्यूमेंट आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। मतलब अगर आप z को x प्लस आई वाई ले रहे हैं तो आप एक एंगल थीटा निकालते हैं जिसे हम कहते हैं tan इनवर्स मॉड y बाई मॉड x। अब अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी थीटा ही हो जाता है। बट अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जो उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो पाई माइनस थीटा हो जाता है। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात चल रही है। अगर x और y थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो थीटा माइनस पाई हो जाता है। और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर आप कहाँ है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो क्या हो जाता है? माइनस थीटा। अब जिस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से आपने रिजल्ट लगा दिया, आंसर इसका ए आया होगा। देख लीजिए, और ये सब आप यहाँ से डिसाइड कर ही लेंगे, क्योंकि अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो tan थीटा -3/4 आएगा, उसके हिसाब से sin थीटा और cos थीटा की ये वैल्यू होगी। अब अगर sin थीटा ये होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर ली, अगर ये होगा तो इसके हिसाब से दोनों आंसर, ये दोनों हो सकते हैं आपके। मेरी पूरी बात अब समझ में आई सबको? बोलो भाई। Yes, sir. क्वेश्चन समझे कि नहीं? क्या करना था बोलो, बोलो भाई। तो सबसे पहले तो क्या करो, 1 प्लस साइन 2π/9 दिया है ना, और आई कॉस 2π/9 दिया है, और 1 प्लस साइन 2π/9 माइनस आई कॉस 2π/9 दिया है। अच्छा, ओके, तो ऐसा करो, 1 को लिख दो -i²। लिख सकते हो कि नहीं बताओ? लेकिन फिर आई कॉमन करोगे तो भी फंस जाओगे। साइन, इसमें एक काम करो, सर उसको लिख दिया साइन, 90 में सर से चेंज साइन कर पाई लेते बाय हैं। 9 प्लस कॉस पाई बाय 9 का होल स्क्वायर। नहीं यार, उससे भी मजा नहीं आ रहा मुझे। 2π/9 को अगर मैं देखूं तो π/2 माइनस, अगर मैं थीटा करूं तो थीटा क्या लिख दूंगा मैं, बताओ? π/2 माइनस 2π/9। सही लिख रहा हूं मैं? बस ये देखते जाना। 5π/18। बोलो, अरे बोलो भाई।
Yes, sir. तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1 प्लस साइन, ठीक है ना, π/2 माइनस 5π/18 प्लस आई कॉस π/2 माइनस 5π/18। आपको जैसा चाहिए मैं वैसा ही लिख के दे देता हूँ। मतलब इससे क्या होगा ना, चीजें आपकी रेंज में आ जाएंगी और आपको एक मेथड भी मिल गया कि ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे डील करोगे तो क्वेश्चन आराम से खत्म हो जाएगा। ये समझ में आया मैंने क्या लिख दिया? बोलो बोलो, अरे हाँ या ना, ये समझ में आया सबको कि नहीं क्या लिखा? बोलो। Yes, sir. 2π/9 को π/2 माइनस क्या लिख सकते हैं? 5π/18 लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ। अब बताओ ये क्या बन गया? 1 प्लस कॉस 5π/18 प्लस आई साइन 5π/18। अब कुछ फीलिंग आ रही है कि नहीं? बताओ। और 1 प्लस कॉस 5π/18 माइनस आई साइन 5π/18 की पावर 3 है। अब बताओ, अब ये क्वेश्चन आप में से कितने लोग हैं जो सॉल्व नहीं कर पाएंगे? बोलो भाई। अब पहला वाला तो बन गया 1 प्लस ई की पावर आई 5π/18 और दूसरा बन गया 1 क्या प्लस ई की पावर, या माइनस कॉमन कर लें क्या? नहीं, माइनस आई 5π/18। बोलो, और इसकी पावर 3 करना है। अब बताओ कर लोगे कि नहीं? बताओ, अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, अभी sir. आपने अभी थोड़ी देर पहले तो लिखना सीखा है ना, 1 प्लस ई सर की पावर आई 5 थी। भी 36 में कन्वर्ट करके भी कर सकते। हाँ वो तो ठीक है, मतलब ये अब बताओ ना, वन जो मैंने दिखाया 1 प्लस ई की पावर आई थीटा को आपने लिखना सीखा है कि नहीं? याद आया कि नहीं सबको? ये बताओ, याद आ रहा है कि नहीं? ये लिख सकते हो? बोलो। यस सर। बस यही उठा के लिख दो, अगली लाइन में आंसर आएगा। नहीं आएगा? बताओ। बोलो भाई, अब कर 2 लेंगे cos कि नहीं? theta by 2। pi/6 Yes, लिखा है। क्या? तो ये तो सीधे e की पावर I 5π/6 लिखा है। अब तो वो तो आप लिखोगे, अभी कॉस भी तो रहेगा ना साथ में। नहीं, 2 cos 5π/36 आएगा शायद, देखो। नहीं, सर e की पावर माइनस 5π/18 लिख दें 1/e की पावर 5π/18। हाँ दोनों उठ के ऊपर चले जाएंगे, 5π/18 प्लस 5π/18। नहीं सर, नीचे वाला कट जाएगा ना, ये 1 प्लस e की पावर 5π/18। नीचे भी वही आएगा, ऊपर भी आएगा। वही वही कैसे आएगा यार? यहाँ से क्या आएगा? इसका तो क्यूब होगा ना अभी। अरे ये आएगा, ये देखो जरा ध्यान से। अच्छा तुम इसको कह रहे हो, ये कैंसिल हो जाएगा। तुम इसको कह रहे थे क्या? ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचेगा? ई की पावर 30π/36 आई टाइम्स के साथ ना, यानी कि क्या आएगा? ई की पावर आई 5π/6, ये कह रहे थे तुम? अच्छा सर वो जो नीचे e की पावर माइनस 5π/18 लिखा था सबसे पहले वाले उसमें, हाँ, उसी को लिख दे 1/e की पावर 5π/18। कहाँ ये या ये? नहीं सर, एकदम हाँ, यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ वो ठीक है, वो तो चलेगा, वो चलेगा। वो हाँ चलो, इसको लिख के वो कैंसिल कर देंगे ना, यही कह रहे हो ना? हाँ हाँ सर वही तो है। ऐसे आंसर नहीं आ रहा क्या? आंसर तो आना चाहिए मेरे हिसाब से। Sir, अब आ रहा है। आ रहा होगा, 5π/6 रखने से आंसर। और ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है ही भी। अगर आप बाकी कैसे जाओगे तो फंसते रहोगे ना, फालतू में साइन थीटा कॉस थीटा में रखोगे, क्या मतलब है? हमको जो पता है हम उसी फॉर्म में इसको ले जाएं। और ये लिखना तो आसान होता है ना भाई, कहीं भी किसी क्वेश्चन में साइन थीटा लिखा हो और आपको उसको कॉस थीटा लिखना हो तो क्या करोगे? बोलो। इसको सीधा आप कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा लिख दो, कोई प्रॉब्लम है? ये बताओ, बोलो। और अगर ये 1 प्लस कॉस होता, ये साइन होता, तो आप क्वेश्चन कर लेते। बस हमने वही करके आपको दे दिया। ये बात इसने सही की, ये कॉन्जुगेट है कि नहीं? तो कॉन्जुगेट के हिसाब से आप लिख सकते हैं इसको। मतलब 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड बार लिखा हुआ है, यही ना? बोलो। और ये पता हो कि जेड बार 1 है, तो आप इसको सीधा उठा के क्या लिख सकते हैं? ये ऐसे लिखा और जेड बार 1 हो, तो ये सीधी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस 1/z।
ये सीधा जेड आ जाता है कि नहीं, यही कहना चाह रहे थे ना तुम, बोलो, यही कह रहे थे ना तुम। तब ये कहीं पे सेट कर लो इसको, अगर मॉड जेड 1 है तो 1 प्लस जेड बाई 1 प्लस जेड बार जेड होता है। आप समझ गए कि नहीं, लिख लो इसको कहीं पे, बोलो भाई। अगर मॉड जेड 1 है तो 1 प्लस जेड और अपॉन 1 प्लस जेड बार क्या होता है, जेड होता है। ओके, तो आप इसको 1 बाई जेड बार लिख के कैंसिल करके भी ये काम डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो, चॉइस है आपकी, आपको जो उस समय दिख जाए। बट साइन कॉस में ओपन ऐसे ही करना, इससे कैलकुलेशन सबसे कम रहेगा। समझ गए कि नहीं? अब आंसर इसका आया कि नहीं, आ गया होगा। 5/6 और साइन 5/6 की वैल्यू शायद प्लस का हाफ हो जाएगी, और ये वैल्यू -√3/2 हो जाएगी। -√3/2 और बी प्लस आ का गया। हाफ, बी आंसर आ गया। आंसर क्या दिया है इसका? बी। बी सही है, 58 का बी दिया, हमने गलती कर दी थी सर। चलो आप समझ गए ना, गलती दिख गई तो बस उस √t बाई मॉड ए करके उसी को के टर्म में निकाल के 5 के इक्वल कर दिया, यही किया ना? यस, बट मेरा आंसर नहीं आया। नहीं आएगा। जेड को सबसे पहले रखो x प्लस आई वाई, तो u निकल के आता है 2x प्लस 2iy प्लस आई होल डिवाइडेड बाई x प्लस आई वाई माइनस के आई। देख लो आराम से, तो यहाँ से ये आ जाता है 2x प्लस आई टाइम्स ऑफ 2i प्लस 1, और यहाँ से आ जाता है x i टाइम्स ऑफ y माइनस के। तो इसी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सही है ना? अब अगर आप रियल पार्ट ऑफ u निकालोगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर और प्लस y माइनस के इंटू 2y प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई मत करना है ना, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। और अगर आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ u निकालोगे तो क्या आएगा, 2y प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2x इंटू वाई माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करो और y एक्सिस का इंटरसेप्ट चाहिए ना, और उसमें यानी कि रियल पार्ट ऑफ u प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ u को 1 करो, और उसमें पुट कर दो किसकी वैल्यू 0, y की, x की, x को पुट कर दो 0। तो जैसे आप x को 0 पुट करोगे तो आएगा y माइनस के 2y प्लस 1, और ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, x को 0 पुट करते ही, देखो जरा ध्यान से, x को 0 पुट करते ही तो पूरा ही 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई माइनस के का होल स्क्वायर। यही क्वाड्रेटिक आ रही होगी, देखियो जरा, अरे बोलो भाई, यही आ रही ना क्वाड्रेटिक, बोलो। अरे क्या हुआ, साइलेंट क्यों हो गए तुम लोग? अरे भाई क्या हुआ? सर हमारा 1 डाउट है सर। नहीं अभी, अच्छा किसी ने सॉल्व किया था तो यहाँ तक आया था कि नहीं, देख लो, रियल पार्ट ये आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट ये आ रहा है, दोनों को ऐड करके 1 के इक्वल करेंगे, दिस प्लस दिस, और ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x को उठा के रख देंगे 0, क्योंकि y एक्सिस का इंटरसेप्ट चाहिए आपको, हाँ या ना? जैसे आप x को उठा के 0 रखेंगे ये क्वाड्रेटिक बन के आ जाएगी। आप चाहो तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दो, या पता नहीं क्यों मुझे फैक्टराइज दिख रही है ना, k कैसा दिया है, k पॉजिटिव दिया हुआ है, चलो ये अच्छी बात है ना। तो y माइनस के करो कॉमन, अंदर क्या बचेगा, बोलो भाई, y अंदर प्लस बचेगा के प्लस y 1। माइनस के माइनस 2y प्लस 1, ऐसे समझ लो। तो एक तो y की वैल्यू k आएगी, और दूसरी y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, माइनस माइनस ऑफ वाई के प्लस 1। माइनस के माइनस 1, ऐसा। यस सर। तो y की वैल्यू यहाँ से k प्लस 1 आ रही है, और k पॉजिटिव है, एक रूट k हो तो गया, y की वैल्यू माइनस के माइनस 1 आएगी ना? क्यों माइनस के यहाँ से आएगा, -1 यहाँ से आएगा, नहीं इसको उठा के इधर ले आए ना। हाँ सर, लास्ट में y इज इक्वल टू के एक वैल्यू आई, दूसरी वैल्यू माइनस के माइनस 1 आएगी ना? अच्छा दूसरी वैल्यू एक माइनस माइनस y के के, साथ भी। हाँ एक वैल्यू -1 आई, ठीक, तो 2 रूट आ गए। अब k पॉजिटिव है यस। ना भाई, बोलो,
तो k पॉजिटिव है तो एक रूट क्या होगा k, और एक रूट क्या होगा 0, माइनस k प्लस 1। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ रहा है पी क्यू डिफरेंस बताओ जरा। 2k प्लस 1 आ रहा है, और ये कितना दिया हुआ है भाई बताओ, 5 दिया हुआ है। 5 2k की वैल्यू कितनी आ गई 4, k की वैल्यू 2 आ रही है भाई। देखो आंसर अगर दिया हो तो। नहीं समझे तुम लोग, फंस कहाँ गए थे इसमें ये बताओ। आसान था यार ये सवाल, मतलब डरावना सर। था आपको, ये मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना था, बस ये था। इसको ऐसे लिख लेना था बस। क्यों? क्योंकि हमें x को तो 0 रखना ही है ना, x 0 रखेंगे तो बात हो गई खत्म। बोलो, या एक और तरीका बताएं, मतलब इस क्वेश्चन हाँ को सर। करने का, मतलब इतने में अगर आप फंस गए, हमें u का मतलब इस पूरी इक्वेशन का इंटरसेक्शन y एक्सिस से लेना है ना, ये तो है। तो सीधा z को उठा के i y रख दो ना, और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल लो। नहीं, सीधा z को उठा के i y रख दो, क्योंकि x को तो अल्टीमेटली आपको x को क्या रखना है 0 ही रखना है ना, तो सीधा इमेजिनरी पार्ट ही बच जाएगा उठा के, यही वाला दिस इनटू दिस बाय y माइनस के का होल स्क्वायर, यहाँ पे वही आ जाएगा। बोलो भाई, यस तब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालोगे तो यही यस आ सर। जाएगा। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, x प्लस आई वाई रखो ना, खत्म करो। ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अब ये अलग अलग लिख लो, और इसको ऐड करो, और x को सीधा 0 रख दो, तो जहां x एक्स आ रहा है वो पूरा हटा दो, बाकी बचे हुए को सीधा रख दो, और सीधे दोनों रूट सिंप्लीफाई कर लो। क्वेश्चन की वो देखो k पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये तो और आसान हो गया ना, कि भाई k पॉजिटिव है तो रूट ऐसे ही होंगे, दोनों का गैप 2k प्लस 1 होगा और k की वैल्यू 2 होगी। नहीं समझे? क्वेश्चन को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जाता। ओके